अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4 इकनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइगन। 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं लाइगन के बारे में। पहले हमने इंट्रोडक्शन, सेकंड क्लासिफिकेशन, थर्ड वन इसकी स्ट्रक्चर और आज इस यूनिट का या इस चैप्टर का आखिरी हमारा लेक्चर है लेक्चर नंबर 4। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि जो लाइगन्स हैं इन लाइगन की इकनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, इनकी वैल्यू क्या है, कहाँ कहाँ ये यूज़ होते हैं, तो देन वो हम डिस्कस करेंगे इसमें इकनॉमिक इम्पोर्टेंस में। नंबर 5 इकनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइगन। इकनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइगन यानी इकनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, वर्ड की अगर इसको देखें कि लाइगन की इंपॉर्टेंस क्या है। इकोनॉमिक मतलब हमारे रीजन्स को क्या फायदा है, कंट्री को क्या फायदा है, वर्ल्ड को क्या फायदा और हमें क्या फायदा है। इकोनॉमिकली इसके क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या इसका रोल है, क्या क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, दैट इज नोन एज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ लाइगन। कई पार्ट इसके पॉइंट्स हैं रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। वन बाय वन अगर हम उनको डिस्कस करें तो पहला मेन कंपोनेंट, पहला मेन जो पॉइंट जो इसको रिलेट कर रहा है या जो इसकी इंपॉर्टेंस में आता है वो एक्ट्स एज या रोल एज ए नाइट्रोजन फिक्सेशन। कि पहली इसकी मेन इंपॉर्टेंस जो है वो ये है कि ये हेल्प करते हैं लाइगन किसमें, नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब मैं हेल्प पे जाने से पहले यानी इंपॉर्टेंस पे जाने से पहले इसको डिफाइन करूंगा नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, किस चीज को हम, किस प्रोसेस को, किस फिनोमेना को हम नाइट्रोजन फिक्सेशन करना है। तो अगर नाइट्रोजन फिक्सेशन की बात करें, ये वो प्रोसेस है, वो फिनोमेना एटमॉस्फेयर के अंदर कि जिसमें एटमॉस्फेयर एक नाइट्रोजन जो किसके अंदर एक्सेस करती है, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन N2 के फॉर्म। अब एटमॉस्फेयर के अंदर आपने सुना होगा कि सबसे ज्यादा मौजूद है 78% के करीब नाइट्रोजन एक्सेस करती है, लेकिन वो मॉलिक्यूलर फॉर्म में एक्सेस करती है N2 के फॉर्म में। ये प्लांट्स के काम के भी नहीं है, एनिमल्स के काम के भी नहीं है उस वक्त तक जब तक ये मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन यूजेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो सकती। अब कन्वर्ट कैसे होती है कि ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन साइकिल के जरिए, नाइट्रोजन साइकिल क्या है, यही बेसिकली नाइट्रोजन फिक्सेशन कि जिसमें नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, मॉलिक्यूलर नाइट्रोजन, नाइट्रेट्स अमोनिया की फॉर्म में फिक्स होती है, कन्वर्ट होती है। इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो वो वाले लाइगन जिन लाइगन का पार्टनर एल्गी हो, एलजी और एलजी में भी कौन, साइनोफाइसिन, कि साइनोफाइसिन के मेंबर्स जिस लाइगन के एसोसिएशन में इन्वॉल्व हो वो वाले लाइगन एक्ट करते हैं एज ए नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्योंकि साइनोफाइसिन के जो मेंबर्स हैं उनके अंदर ये एबिलिटी होती है ब्लू ग्रीन एलजी के मेंबर्स के अंदर कि वो नाइट्रोजन को फिक्स कर सकते हैं। तो वो इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को N2 को नाइट्रोजन साइकिल के जरिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए कन्वर्ट करते हैं किसमें, नाइट्राइड्स में। नाइट्राइड्स से भी पहले अमोनिया में, फिर ये अमोनिया नाइट्राइड्स में, ये नाइट्राइड्स फिर नाइट्रेट्स में। अब ये जो नाइट्रेट्स हैं ये कहाँ पे मौजूद होते हैं, साइल के अंदर। एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन फिक्सेशन के जरिए अमोनिया में कन्वर्ट हो, अमोनिया से ये नाइट्राइड्स में और नाइट्रेट से फिर नाइट्राइड से नाइट्रेट्स में। नाइट्रेट्स कहाँ पे एक्सेस करते हैं, साइल के अंदर। जो बैक्टीरिया हैं वो बैक्टीरिया नाइट्रिफिकेशन या डीनाइट्रिफिकेशन जो भी है ये फंक्शन कौन परफॉर्म करता है, जो बैक्टीरिया साइल के अंदर एक्सेस करते हैं। जर्नल अगर हम देखें मुख्तलिफ किस्म की जो आपको क्लासेस है बैक्टीरिया की जो इस नाइट्रोजन फिक्सेशन में इन्वॉल्व है। यानी सिंपल लाइगन की इंपॉर्टेंस में बात करूं कि जो पहला रोल है इसका नाइट्रोजन फिक्सेशन का, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको जो लाइगन के मेंबर्स हैं जो साइनोफाइट्स से बिलोंग करते हैं वो कन्वर्ट करके फिक्स करके नाइट्रेट्स की फॉर्म में साइल के अंदर जो पहुंचाते हैं। और वहां से जो साइल से रूट्स हैं, किसके रूट्स, प्लांट्स की, वो प्लांट्स की जो रूट्स हैं वो साइल से
एब्जॉर्ब करती हैं नाइट्रेट्स को, एब्जॉर्ब करके जनरल अगर हम देखें वो प्लांट्स जो वो अपनी जो नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट उस नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं। अब जब वही प्लांट्स जो इस साइड से एब्जॉर्ब करते हैं किसको, नाइट्रोजन को, उन ही प्लांट्स को जब डिफरेंट एनिमल यूज करते हैं तो ये नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से होते हुए नाइट्रेट्स की फॉर्म में प्लांट्स में और प्लांट्स से फिर ह्यूमंस में, तो ह्यूमंस भी जब वेजिटेबल्स जब प्लांट्स को यूज करते हैं तो वो फिक्स एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन पर यहाँ पे पहुंची थी उसको क्या कर लेते हैं, वो यूज कर लेते हैं। तो मतलब पहला जो इसका रोल है इकोनॉमिकली, इसकी पहली इंपॉर्टेंस है वो कि रोल इट लाइकन इट्स एज ए नाइट्रोजन फिक्सेशन। दूसरा जो पॉइंट है इसकी इंपॉर्टेंस से रिलेटेड वो है रोल एज ए फूड के मुख्तलिफ कंट्रीज में या एंटार्क्टिक रीजन्स की अगर मैं बात करूं, उन एंटार्क्टिक रीजन्स के अंदर इस लाइगन की स्पीशी को एज ए फूड यूज किया। अब फूड यूज करने की क्या रीजन है कि जनरल अगर हम देखें जो लाइगन्स हैं, इन लाइगन्स के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होते हैं। फोटोसिंथेसिस होती है लाइगन के अंदर, फोटोसिंथेसिस के बाद लाइगन के अंदर कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स में भी जो पॉलीसेकेराइड्स हैं वो ज्यादा एक्सेस करते हैं। ये वैल्यूएबल जो अमाउंट है कार्बोहाइड्रेट्स की जो लाइगन्स के अंदर मौजूद होती है, ये इन लाइगन्स को फूड के काबिल बनाती है, यानी ये इनको इस काबिल बनाती है कि ये हम इन लाइगन्स को फिर फूड के तौर पर यूज कर सकते हैं, क्योंकि एक नॉर्मल अमाउंट, फेवरेबल अमाउंट जो कार्बोहाइड्रेट्स की हमें लाइगन के अंदर मौजूद होती है। दैट्स वाई मुख्तलिफ जो कंट्रीज हैं, मुख्तलिफ जो रीजन्स हैं, जैसे मैं अंटार्कटिक रीजन्स की बात की, आर्कटिक रीजन्स की बात की, वहाँ पे इन लाइगन्स को एज ए फूड जो क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। यानी दूसरी इंपॉर्टेंस कि इन लाइगन्स को इनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी की वजह से, न्यूट्रिएंट्स के मौजूद होने की वजह से, एलिमेंट्स मौजूद होने की वजह से इन लाइगन्स को जो है किसके तौर पर यूज किया जाता है, फूड के तौर पर यूज किया जाता है। कहाँ अगर मैं बात करूँ कि जो ज्यादा जो लाइगन की स्पीशी है जिसको फूड के तौर पर यूज करते हैं, रैनडीर मॉस। अब ये जो रैनडीर मॉस है, क्लेडोनिया जो स्पीशी है उसका कॉमन है। अब इस क्लेडोनिया की स्पीशी को रैनडीर जो मॉस है, इस रैनडीर मॉस को हम यूज करते हैं एज ए फूड या फूड के तौर पे। तो दैट्स व्हाई जो दूसरा इसकी इंपॉर्टेंस है, जो दूसरा इसका रोल है वो ये है कि लाइगन एक्ट्स एज ए फूड एजेंट, कि फूड के तौर पे भी हम लाइगन को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। देन तीसरा जो इसका पॉइंट है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस से रिलेटेड, कि इसका एक रोल ये भी है कि लाइगन्स को हम, या रोल ऑफ लाइगन एज ए पॉल्यूशन इंडिकेटर, कि जो लाइगन की स्पीशी है इनकी एक इंपॉर्टेंट वैल्यू, एक इंपॉर्टेंट यूज इनका ये भी है कि इनको बायो इंडिकेटर भी कहा जाता है, पॉल्यूशन इंडिकेटर भी कहा जाता है। क्योंकि मैंने शायद पिछले लेक्चर में भी कहा था कि लाइगन्स कभी भी उस एरिया के अंदर, उस रीजन के अंदर ग्रो नहीं करते जिस एरिया के अंदर पॉल्यूशन हो। मतलब अगर कहीं भी ऐसा एरिया जो पॉल्यूशन फ्री हो, यानी जहां पे पॉल्यूटेंट एजेंट, पॉल्यूटेंट्स मौजूद नहीं होंगे, पॉल्यूशन वगैरह मौजूद नहीं होगी, उस एरिया के अंदर आपको लाइगन्स ग्रो करते हुए मिलेंगे। और वो वाला एरिया जिस एरिया के अंदर पॉल्यूशन होगी, उस पॉल्यूशन वाले एरिया के अंदर जो लाइगन्स हैं ये लाइगन्स ग्रो नहीं करते। यानी पॉल्यूशन फ्री एरिया के अंदर लाइगन्स मिलते हैं, जहां पे पॉल्यूशन होगी वहां पे कभी भी लाइगन जो है वो ग्रो नहीं करते। तो दैट्स व्हाई हम ये कह सकते हैं कि हम इन लाइगन्स को पॉल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे यूज कर सकते हैं। एक और पॉल्यूशन इंडिकेटर में इनका इंपॉर्टेंट ये भी है कि जो सल्फर डाइऑक्साइड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पोल्यूटेंट है, एयर पोल्यूटेंट, कि जो डिफरेंट पॉल्यूशन हैं उनका रिस्पॉन्सिबल है, डिफरेंट जो है वो काजेस हैं, हार्मफुल इफेक्ट्स को काज करते हैं। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड को ये जो लाइगन्स की स्पीशीज हैं ये डिटेक्ट कर सकती है। यानी इनके अंदर ये एबिलिटी होती है कि जहां भी सल्फर डाइऑक्साइड होगी उसको ये डिटेक्ट करती है, वहां पे ये ग्रो नहीं हो सकते जहां पे सल्फर डाइऑक्साइड होगी। दैट्स व्हाई एयर पोल्यूटेंट होने की वजह से अगर हमने वहां पे चेक करना हो कि वहां पे एयर की क्वालिटी कैसी है,
वहाँ पे एयर पोल्यूशन है या नहीं, वहाँ पे सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है या नहीं, तो हम लाइगेंड्स को यूज करके वहाँ पे एयर की क्वालिटी, यानी जो एयर की क्वालिटी है कि वो एयर पोल्यूटेड है या पोल्यूटेड नहीं है, उसको हम मॉनिटर भी कर सकते हैं, यानी एयर की क्वालिटी को मॉनिटर भी कर सकते हैं और इस एयर की क्वालिटी को मेजर भी कर सकते हैं कि वो एयर कितनी साफ है, उसकी क्वालिटी किस हद तक है। तो मतलब पॉल्यूशन इंडिकेटर के तौर पे भी हम यूज कर सकते हैं, इस वजह से कि लाइगेंड्स सिर्फ उसी एरिया के अंदर ग्रो करते हैं, उसी रीजन के अंदर ग्रो करते हैं जहाँ पे पॉल्यूशन नहीं होती। तो जहाँ भी हमें लाइगेंड्स मिले उनको देख के हम ये बता सकते हैं कि वहाँ पे एयर पोल्यूशन बहुत कम है। और मोस्टली यही है कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं, इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर हमें लाइगेंड्स नहीं मिलते, ना मिलने की वजह यही है कि वहाँ पे पॉल्यूशन होती है, जहाँ पे पॉल्यूशन होगी लाइगेंड नहीं होगी। फिर कह रहा हूँ कि अगर हम पीछे वाले रीजन में जाएं, नीलम्स की साइड में जाएं या ऊपर टॉप की तरफ जाएं, हमें पत्थरों के ऊपर लाइगेंड्स ग्रो हुए मिलते हैं। उसकी वजह वहाँ पे इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है, इंडस्ट्रीज नहीं है, वहाँ पे गाड़ियाँ नहीं है, वहाँ पे पॉल्यूशन नहीं है, वहाँ पे पोल्यूटेड नहीं है, दैट वाई वहाँ पे लाइगेंड्स ग्रो करते हैं। और सिटी एरिया के अंदर, अर्बन एरिया के अंदर, पोल्यूटेड एरिया के अंदर हमें लाइगेंड्स नहीं मिलते, उसकी वजह यही है वहाँ पे पॉल्यूशन ज्यादा होती है। 3 इसके पॉइंट्स हो गए इंपॉर्टेंस से रिलेटेड। चौथा जो पॉइंट अगर मैं बात करूँ, जो चौथा इसका इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेडिसिनल वैल्यू के लाइगेंड की एक इंपॉर्टेंस ये भी है कि लाइगेंड को हम मुख्तलिफ जो मेडिसिन हैं उन मेडिसिन के बनाने में या उन मेडिसिन के तौर पे लाइगेंड को यूज करते हैं, दैट इज नोन एज मेडिसिनल वैल्यू। अब इसकी एग्जांपल अगर मैं आऊँ, एक स्पीशी है लाइगेंड की जिसका नाम है असनिया। अब ये जो असनिया है, असनिया से एक केमिकल एक्सट्रैक्ट करते हैं और उस केमिकल का नाम है असनिक एसिड। अब ये जो असनिक एसिड है जो हम एक लाइगेंड की स्पीशी है जिसका नाम क्या है असनिया, उससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। इस असनिक एसिड को हम यूज करते हैं, एक डिजीज है ट्यूबरकुलोसिस, जिसको कॉमनली आप टीबी का नाम भी देते हैं। अब ये जो डिजीज है टीबी या ट्यूबरकुलोसिस, इस डिजीज की ट्रीटमेंट करने के लिए असनिक एसिड को एज ए मेडिसिन, एज ए ट्रीटिंग एजेंट, हम एज ए ड्रग यूज करते हैं ताकि उसको क्या किया जा सके, इस डिजीज को रिकवर किया जा सके, इसकी ट्रीटमेंट किया जा सके। तो मतलब अब देखें लाइगेंड की स्पीशी असनिया जिससे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं असनिक एसिड, और कुछ और स्पीशीज हैं वहां से भी हम इस केमिकल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं लाइगेंड की। अब इस असनिक एसिड को हम ट्यूबरकुलोसिस को क्योर करने के लिए, ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं, दैट इज नोन एज द मेडिसिनल वैल्यू ऑफ द लाइगेंड। इसी तरह कुछ ऐसी स्पीशीज भी हैं लाइगेंड की कि जिनको हम एंटी बैक्टीरियल क्रीम्स के बनाने में यूज करते हैं, यानी ligands are also used in the preparation of antibacterial creams, यानी वो वाली क्रीम्स, वो वाली मेडिसिन, वो वाले ड्रग्स कि जिनको बैक्टीरिया के अगेंस्ट यूज करते हैं ताकि जो बैक्टीरिया के डिजीजेस हैं, बैक्टीरियल डिजीज उनको क्या किया जा सके या वो बैक्टीरियल डिजीज अफेक्ट ना कर सके, उनको रिमूव करने के लिए, उन डिजीज को खत्म करने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए जो हम क्रीम्स यूज कर रहे हैं एंटीबैक्टीरियल क्रीम्स, उनके बनाने में भी अगर हम देखें तो हम लाइगेंड को यूज करते हैं। यानी ये इसकी मेडिसिनल वैल्यू भी है चौथी कि लाइगेंड को हम मेडिसिन के तौर पर मुख्तलिफ जो मेडिसिन उनके बनाने में यूज करते हैं। देन इसकी पांचवी इंपॉर्टेंस, पांचवी इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ये है कि मुख्तलिफ जो प्रोडक्ट्स हैं, कमर्शियल प्रोडक्ट्स, उन कमर्शियल प्रोडक्ट्स को भी हम एक्सट्रैक्ट करते हैं, बनाते हैं किससे, लाइगेंड से। यानी कमर्शियल प्रोडक्ट्स भी कह सकते हैं, कमर्शियल वैल्यू भी कह सकते हैं। पहली रोल इन नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा रोल एज फूड, तीसरा रोल एज पोल्यूशन इंडिकेटर, चौथा मेडिसिनल वैल्यू, और पांचवी जो इसकी इंपॉर्टेंस है वो एज ए कमर्शियल वैल्यू। कमर्शियल वैल्यू क्या, मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, जैसे मैं कुछ प्रोडक्ट्स की एग्जांपल लिख रहा हूं, जैसे सोप, साबुन, इसके बनाने में यानी प्रिपरेशन जो है सोप की, प्रिपरेशन ऑफ सोप, इसमें हम लाइगेंड स्पीशी को यूज करते हैं। इसी तरह इंडस्ट्रियल या बहुत ज्यादा लार्ज स्केल के ऊपर, कमर्शियल स्केल के ऊपर जो अल्कोहल की प्रिपरेशन है, प्रिपरेशन ऑफ
अल्कोहल ये भी एक कमर्शियल प्रोडक्ट है। अल्कोहल भी क्या है? कमर्शियल प्रोडक्ट है। इसके बनाने में भी हम इसको यूज करते हैं, लाइकर को यूज करते हैं। इसके अलावा जो जनरल बात करें, जो पीएच वगैरह मेजर करने के लिए पीएच इंडिकेटर या एसिड बेस इंडिकेटर यूज करते हैं। वो एसिड बेस इंडिकेटर भी हम किससे एक्सट्रैक्ट करते हैं? केमिस्ट्री के अंदर जो एसिड बेस रिएक्शंस हैं वहां पे जो इंडिकेटर यूज करते हैं, उस इंडिकेटर को भी, यानी कॉमन इसको नाम देखो इसका लिटमस। अब लिटमस क्या है? बेसिकली ये मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये जो मिक्सचर ऑफ सॉल्यूशन है, लिटमस जो है ये हम एक्सट्रैक्ट करते हैं लाइकेन की स्पीशीज से, जिसको हम फिर केमिकल इंडस्ट्री के अंदर कमर्शियल स्केल के ऊपर यूज करते हैं। तो ये ऐसे कोई कमर्शियल प्रोडक्ट्स हैं जो हम किससे लेते हैं? लाइकेन से। यानी ये पांचवी वैल्यू है कि साबुन की प्रिपरेशन में, अल्कोहल की प्रिपरेशन में कमर्शियल स्केल के ऊपर, केमिस्ट्री के अंदर जो लिटमस है, इस लिटमस के बनाने में लिटमस को एक्सट्रैक्ट कर भी हम किससे करते हैं? ये भी कमर्शियल प्रोडक्ट है, लाइकेन से। ये इसकी 5 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट इसकी छठी वैल्यू की हम बात करूं, किसकी और क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो सकती है? तो छठा रोल इसका कि जो इकोसिस्टम है उस इकोसिस्टम को एस्टैब्लिश करने में हेल्प इन द एस्टैब्लिशिंग ऑफ इकोसिस्टम, हेल्प इन द एस्टैब्लिशिंग ऑफ इकोसिस्टम। अगर आपने पहले कभी पढ़ो, एक टर्म है, एक प्रोसेस है जिसको नाम दिया जाता है सक्सेशन। अब सक्सेशन क्या है? सक्सेशन वो फिनोमेना है कि जिसके जरिए पीरियडिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम किसी बेयर एरिया के अंदर एक एडवांसमेंट होती है, प्लांट्स ग्रो करते हैं और एक क्लाइमेक्स स्टेज तक जाते हैं। ये जो पीरियडिक जो चेंज है किसी भी हैबिटाट के अंदर, जो डिस्ट्रॉय हुआ था, जहाँ पे कोई ग्रोथ वगैरह नहीं हो रही होती, लेकिन वहाँ पे अब क्लाइमेक्स स्टेज आ गई है, तो ये शुरू से लेके क्लाइमेक्स स्टेज तक जो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो पीरियडिक चेंज आती है, इसको बेसिकली क्या नाम देते हैं? सक्सेशन का नाम देते हैं। मतलब कोई एक एरिया है जिस एरिया के अंदर फ्लडिंग वगैरह हो रही है, यानी फ्लडिंग हो सकती है, लैंड स्लाइडिंग हो सकती है, साइड इरोजन हो सकती है, अर्थक्वेक वगैरह हो सकते हैं। अब ये वो फैक्टर्स हैं, वो कॉजेटिव एजेंट्स हैं जो वहां पे हैबिटाट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। या बात करते हैं ऐसा भी होता है, डिफॉरेस्टेशन होती है। डिफॉरेस्टेशन से हम वहां से ट्रीज वगैरह कट डाउन करते हैं, फिर वहां पे एसिड रेन हो सकती है, लैंड स्लाइड होती है, वो साइड डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब वहां पे कुछ अरसे बाद एक न्यू दोबारा से उसी तरह का एनवायरनमेंट डेवलप हो जाता है, उसी तरह का दोबारा फॉरेस्ट इकोसिस्टम बन जाता है, ये इकोसिस्टम मेंटेन हो जाता है। तो उस इकोसिस्टम की मेंटेनेंस में जो पायनियर्स का रोल प्ले होता है, वो पायनियर्स अगर हम बात करें वो क्या है? लाइकेंस, यानी पायनियर्स ऑफ सक्सेशन। कि जो लाइकेंस की एसोसिएशन है ये एक्ट करती है एज ए पायनियर, किसमें? उस सक्सेशन में एक न्यू इकोसिस्टम को मेंटेन करने में, डेवलप करने, यानी वो वाला एरिया जो फ्लडिंग की वजह से, लैंडस्लाइडिंग की वजह से या किसी भी एक्टिविटी की वजह से टोटली डिस्ट्रॉय हो गया था, तो सबसे पहले वहां पे जो छोटे प्लांट्स जो ग्रो करते हैं वहां पे वो कौन है? लाइकेंस है। और लाइकेंस भी क्रस्टोज लाइकेन। जब ये क्रस्टोज लाइकेन वहां पे ग्रो करते हैं तो ये वहां पे साइल को इस काबिल बनाते हैं कि अब वहां पे जो दूसरी टाइप है लाइकेन की, फोलियोज लाइकेन, वो ग्रो कर सकेंगे। फिर उसके बाद थोड़े से एडवांस फ्रूटिकोज लाइकेन, देन उसके बाद हार्ब्स के बाद श्रब्स के बाद अगर हम बात करें जो ट्रेस के बाद वहां पे पूरा फॉरेस्ट बन जाता है, पूरा इकोसिस्टम डेवलप हो जाता है। आप देखें इस पूरे इकोसिस्टम के बनाने में, उसको एस्टैब्लिश करने में जो पहला रोल है, जो पहला जो चीज है जो वहां पे रोल प्ले कर रही हो गया लाइकेंस है। कि जो लाइकेंस उस इकोसिस्टम को एस्टैब्लिश करने में, उस इकोसिस्टम को मेंटेन करने में रोल प्ले करें। तो हम ये भी कर सकते हैं इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में एक लाइकेन का रोल ये भी है कि जो इकोसिस्टम है उसको एस्टैब्लिश करने में, उसको मेंटेन करने में, उसके बनाने में जो इंपॉर्टेंट रोल है वो किसका? लाइकेन। देन सातवीं इंपॉर्टेंस
कि जो हमारे एटमॉस्फेयर में मोस्टली जो आपने देखा होगा फॉरेस्ट वगैरह के अंदर, एटमॉस्फेयर वगैरह के अंदर नेचुरल फायर काज ऑफ फायर, तो लाइकन की एक स्पीशी है जिसका नाम असनिया। अब ये जो लाइकन की स्पीशी है असनिया, ये वो स्पीशी है कि जिसके अंदर या जिसकी प्रॉपर्टी या जिसमें इनफ्लेमेबल प्रॉपर्टी मौजूद होती है। अब इनफ्लेमेबल नेचर होने की वजह से ये असनिया की स्पीशी फौरन जो फायर है उस फायर को कैच करती है, यानी इनफ्लेमेबल नेचर होने की वजह से फौरन जो फायर है किसी भी जगह, किसी भी एरिया के अंदर, किसी फॉरेस्ट के अंदर उस फायर को कैच करके आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबल है या इंपॉर्टेंट जो एजेंट रोल प्ले करती है इसका फायर का। तो ये इसलिए भी एक इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आ जाता है कि जो फॉरेस्ट के अंदर जो फायर है उस फायर के लगने में या उस फायर के आप कह सकते हैं जो रिस्पॉन्सिबल है, जो रोल प्ले कर रही है वो कौन है? असनिया। और असनिया भी क्या एक मेंबर है, लाइकन है। किसकी स्पीशी है ये भी? लाइकन की जो रिस्पॉन्सिबल है या रोल प्ले करती है किसी भी लाइकन के किसी भी एटमॉस्फेयर के या किसी भी फॉरेस्ट के अंदर जो वो एयर या जो एटमॉस्फेयर है उसकी डिस्ट्रक्शन है। क्योंकि जब असनिया जो है रिस्पॉन्सिबल बनती है किसकी फायर की, तो फायर से अगर हम देखें तो जो फॉरेस्ट है जो हमारा एटमॉस्फेयर और टोटली डिस्टर्ब हो जाता है। इससे भी आप कह सकते हैं जो हमें इकोनॉमिक लॉस होता है तो ये भी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में आता है। जो कि इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में अगर मैं लास्ट आपको ये कहूँ, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में हम उसके बेनिफिशियल एक्सपेक्ट भी किसी भी चीज़ के अगर हम इंपॉर्टेंस डिस्कस करें इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस तो उसमें हार्मफुल इफेक्ट्स भी डिस्कस करते हैं, उसके बेनिफिशियल भी एक्सपेक्ट्स भी क्या करते हैं हम डिस्कस करते हैं। तो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस में ये जो उसके कुछ पॉइंट्स थे, आखिरी पॉइंट ये था कि इसकी अगर हम बात करें तो ये रोल प्ले करती है, ये जो एक काज है किसका? फायर को बात करती है। मतलब जो आखिरी लेक्चर था हमारा लाइकन वो कंप्लीट हुआ कि जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि लाइकन की क्या क्या इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस हो सकती है। तो नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा वो इंशाल्लाह ब्रायोफाइट्स के बारे में होगा, जो यूनिट नंबर 6 है। ब्रायोफाइट्स हम देखेंगे कि ब्रायोफाइट्स क्या है, उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है, उसकी क्या क्या इंपॉर्टेंस है।